क्या कभी तुमने स्ट्रगल करा है इस बात को लेकर कि रेडबर्ग कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? अगर हाँ तो उस वीडियो के अंदर उसके आंसर है, और अगर तुमने स्ट्रगल ही नहीं करा तो उसका ये मतलब है कि तुमने कभी रेडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर प्रॉब्लम सीरियसली बनाई ही नहीं, या तो कॉपी पेस्ट कर लिया होगा या बनाई ही नहीं। तो अगर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बताया तो दो वैल्यू है, एक फिजिक्स के लिए वैलिड है, दूसरी केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। 6, 7, 8 वाली वैल्यू केमिस्ट्री में ज़्यादा वैलिड है, और जो 7, 3 वाली वैल्यू है वो फिजिक्स के अंदर ज़्यादा वैलिड है। लेकिन ये चीज़ें जनरेट कैसे हुई? तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट का नॉर्मल सा पार्ट है, जहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को ले रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ये सारी चीज़ें ले रखी है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हमने किसी को चेंज करा, किसी एलिमेंट को चेंज करा तो वैल्यू के ऊपर फर्क आती है। अगर ये केस सही है, अगर ये केस सही है तो फिर रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू तुमने देख रखी है, कौन सी 7, 3 वाली, वो ज़्यादा सही है। लेकिन कहानी इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कहानी के अंदर ट्विस्ट क्या है? यहाँ जो इन्होंने मास की बात करी है वो एक्चुअली में रिड्यूस्ड मास होता, वो एक्चुअली में रिड्यूस्ड मास होता जो RM लिखते हैं, और इसे कैसे लिखा 1 + me/m। तो ये जो रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है। जहाँ पे R इनफाइनाइट लिख रखा है और RH लिख रखा है, आगे की स्लाइड में RH लिख रखी होगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो R इनफाइनाइट की बात करी तो यहाँ पे 7, 3 का जो पार्ट है वो वैलिड है। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि जो इनफाइनाइट पे है, यहाँ पे मान लिया कि जो न्यूक्लियस है वो इनफाइनाइटली हैवी है। न्यूक्लियस जो है वो इनफाइनाइटली हैवी है। ये इनफाइनाइटली हैवी है मगर किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट मास इज नॉट इक्वली एप्लीकेबल व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल Li2 पॉजिटिव एंड Hi पॉजिटिव। इन दिस केस द मास कैन नॉट बी डिफर बाय इनफाइनाइट। इन दैट केस व्हाट शुड बी डन? व्हाट शुड बी डन? सो इन दैट केस वी आर यूजिंग ए कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। ये तुम्हें नहीं पढ़ना, जो लोग BSc MSc करते हैं उन्हें एक वर्ड पढ़ना होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक आइसोटोपिक इफेक्ट होती है। तुम्हें ऐसा समझ लो कि हाइड्रोजन ली तो एक शिफ्ट आती है, एक तरह की पिक आती है, लेकिन अगर ड्यूट्रियम ली तो एक अलग पिक आनी है, ट्रिटियम ली तो एक अलग पिक आनी है। इसको कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। तुम्हें नहीं पढ़ना, बस तुम ये समझ लो कि यहाँ जो तुम दो आंसर देख रहे हैं, दो से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द आइसोटोपिक इफेक्ट। RH की बात करें, हम बिल्कुल प्रिसाइजली हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा? रिड्यूस्ड मास की कॉन्सेप्ट यूज करी। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। अब इस बार वो वैल्यू 7, 3 घटकर कितनी आ गई? 6, 7, 8 के ऊपर। तो यहाँ पे नेट सेल के अंदर कह सकते हैं एक एजेंसी है, एजेंसी का नाम है CODATA, पूरा नाम है कमेटी ऑफ द डाटा ऑफ द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। अब इसका भी नाम चेंज हो रखा है 2022 के बाद, लेकिन इन्होंने ये डाटा यूज करा था। तो R के और भी वैल्यूज हो सकती है। अगर हमने सेंटीमीटर ली तो ये वैल्यू है, अगर हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करा तो ये वैल्यू आ जानी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर करा तो 13.6 आ जानी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जानी है। वो जो तुमने IE वगैरह में पढ़ा होगा ना, IE वगैरह के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो यहाँ से ही आती है। तो अब शॉर्टकट में क्या करें? समराइज कैसे करें? तो अगर हमें केमिस्ट्री में जब तक उसने ये नहीं कहा कि आप ये वैल्यू यूज करें, तब तक हमें ये वैल्यू यूज करनी है। केमिस्ट्री में के अंदर अगर उसने कभी नहीं कहा तो हम ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं। अगर उसने RH बोला, उसने हाइड्रोजन के बारे में बात करा, तब भी हम इसे यूज करते हैं। उसने हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की बात करी, जब भी इसे यूज करते हैं। लेकिन अगर उसने खुद ही कहा कि आप R के फॉर्म में इसे यूज करें, तो अब ऐसी बात है, हमें इन दोनों में से इस वाले को सेलेक्ट करना है। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई तो एक बात और भी समझ लेना कि वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है।